हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्राची। वेलकम टू सिलेक्शन मेट। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। सो गाइज, आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट होने वाला है वो होने वाला है फोर्थ, और इसमें हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं ग्राम विकास की। तो यहाँ पर हम टॉप 25 क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। ये हमारा फिफ्थ सेट होगा, 4 सेट हमारे हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम अगला सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपने नहीं देखे इससे पहले की वीडियोस तो आप ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस हो रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहे हैं। तो अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें ग्राम विकास एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए आप ये वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस के लिए। चलिए, तो हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, भारत में जमींदारी भू व्यवस्था किसके काल में लागू की गई थी। जो जमींदारी भू व्यवस्था थी भारत में वो किसके टाइम पर शुरू की गई थी। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर यहाँ पर मार्क करना है। ऑल राइट, तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। जो जमींदारी भू व्यवस्था है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम में शुरू की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है। जो भारत का दलहन अनुसंधान केंद्र है, दाल का रिसर्च सेंटर है, वो कहाँ पर है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि कानपुर में। तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए, थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है। थर्ड कहता है, कृषि में युग्म पैदावार का मतलब क्या होता है। युग्म पैदावार का मतलब क्या होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं और आपको राइट आंसर यहाँ पर मार्क करना है। युग्म पैदावार का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पर थर्ड का आंसर देख लेते हैं। तो युग पैदावार का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक ही साथ 2 फसलें। एक साथ 2 फसलों का होना युग्म पैदावार कहलाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना का अनुमोदन किन फसलों के लिए किया गया था। कुछ फसलें ऐसी हैं जिनके लिए मूल्य स्थिरीकरण किया गया, तो वो जो स्थापित किया गया उनमें कौन कौन सी फसलें इंक्लूडेड हैं ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर आपको बताना है। तो अगर हम बात करें कि मूल्य स्थिरीकरण कोष में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो उनमें आती है आपकी चाय, कॉफ़ी, रबर और तंबाकू। ठीक है, यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन का। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कहता है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी है। तो ये 4 ऑप्शन है, इनमें से कहाँ पर आईआईटी है। तो ये इजी क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए कि इनमें से कौन सी जगह पर आईआईटी है। फिफ्थ को क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर, आईआईटी कानपुर। चलिए, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, जो चावल होता है, धान अनुसंधान संस्थान जो है वो कहाँ पर है, भारत का केंद्र का पूछा है। तो यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है एंड यू हैव टू मार्क द राइट वन। ठीक है, एक आंसर चुनिए आपका जो इसमें सही होगा। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान, तो ये आपका हो जाएगा कटक में, ऑप्शन नंबर ए। और कटक कहाँ पर है, ओडिशा में है। ये आपको ध्यान रखना है, कहाँ पर हो जाएगा, कटक। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन कहता है, गांव में भी खेतों तथा छोटे कारखानों में बालक बालिका श्रमिक की तरह काम करते हैं, वयस्क होने पर इसका क्या परिणाम होगा। सेवेंथ क्वेश्चन का आपको आंसर देना है। यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। गांव में जो बच्चे कारखानों में काम करते हैं, खेतों में काम करते हैं, वयस्क होने पर उसका क्या परिणाम होता है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर अगर हम देखें तो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, शरीर में ढांचागत विकृति। ठीक है, उनका जो शरीर का ढांचा होता है उसमें क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, एट्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कपास की बुआई किस माह में की जाती है। तो अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, ठीक है, उनकी किस टाइम पर बुआई कटाई होती है, इसको भी आपको याद रखना है, इस बात को भी। तो यहाँ पर कपास की बुआई के बारे में आपसे पूछा गया है कि उसकी बुआई किस महीने में की जाती है। और क्वेश्चन नंबर 8 का आप आंसर दीजिए। कपास की बुआई किस महीने में की जाती है, तो जून जुलाई, ऑप्शन नंबर बी। कपास की जो बुआई है वो कब की जाती है, यूपी में, खास करके जून जुलाई में, ये आपको याद रखना है। चलिए, 9 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राज्य में उद्यम और प्रसंस्करण विभाग की स्थापना कब की गई।
कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आपको स्थापना भी याद रखनी है। कोशिश करेंगे हम जो ये डेट्स का है एक अलग से वीडियो भी आपके लिए ज़रूर लेकर आएँ, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ से इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि यूपी में जो उद्यम और प्रसंस्करण विभाग है इसकी स्थापना कब की गई थी। तो 9 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, 1974 में, ठीक है। कब हुई थी? 1974 में। चलिए 10th क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन कहता है देश में आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा राज्य है? सबसे ज़्यादा आलू कौन से राज्य में होता है? विच स्टेट प्रोड्यूस्ड हाईएस्ट, जो आपका होता है आलू, ठीक है, ये आपको बताना है। पोटैटो का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है? 10th क्वेश्चन का आंसर आपको मार्क करना है। तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी आपको पता ही होगा। उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा आलू प्रोड्यूस करता है। 11 क्वेश्चन की बात करेंगे। आलू और आम जैसी फसलों के निर्यात के लिए कितने कृषि निर्यात जो क्षेत्र हैं वो उनकी स्थापना उत्तर प्रदेश में की गई है। आलू और आम के लिए कितने कृषि निर्यात क्षेत्रों की स्थापना यूपी में की गई है? कितने कृषि निर्यात क्षेत्र हैं आलू और आम की फसलों के लिए? ये आपको बताना है 11 क्वेश्चन। तो 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2, ठीक है। आलू और आम जैसी फसलों के लिए कितने जोन हैं? यहाँ पर 2 जोन बनाए गए हैं यूपी में, ठीक है। यूपी की बात हो रही है। चलिए 12th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आलू को दूसरे प्रदेश में किस नाम से बेचा जाता है? आलू को कौन सी ब्रांड के नाम से बेचा जाता है? आपके पास 4 ऑप्शन हैं, यू हैव टू मार्क द राइट आंसर। आलू को किस नाम से बेचा जाता है दूसरे प्रदेशों में? तो जो ताज ब्रांड है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, इस नाम से इसको दूसरे राज्यों में बेचा जाता है। 13 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम ये कब पारित किया गया? उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, आपके पास 4 ऑप्शन है और आपको राइट आंसर इसमें मार्क करना है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1950। उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 14। उत्तर प्रदेश में सीलिंग कानून कब लाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीलिंग कानून कब लाया गया यूपी में, ये आपसे पूछा है। तो यूपी में सीलिंग कानून लाया गया था 1960 में, ये आपको ध्यान रखना है। कब लाया गया था सीलिंग कानून? 1960। 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भूमि सेना योजना को कब पुनः सक्रिय किया गया? एक योजना आई भूमि सेना योजना, इसको बीच में बंद कर दिया गया, फिर से इसको शुरू किया गया। तो पुनः सक्रिय इस योजना को कब किया गया? 15वें क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। भूमि सेना योजना को पुनः सक्रिय कब किया गया? तो 2012 में, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसको फिर से शुरू किया गया 2012 में, ये आप ध्यान रखेंगे। 16 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक बटन पे भी ज़रूर प्रेस करते रहें। 16 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदला गया? ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम कब बदल दिया गया, ये आपको बताना है 16 क्वेश्चन में। चलिए 16 का आंसर देख लेते हैं, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2005 से 2006 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम का नाम बदला गया 2005-06 में, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए 17 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अरहर की खेती मुख्य रूप से किन फसलों के साथ की जाती है? यानी कि अरहर की खेती के साथ आप कौन सी और फसलों की खेती कर सकते हो, यूपी में खास करके पूछा है आपसे। 17 का आपको आंसर देना है और आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि अरहर की खेती के साथ आप ज्वार और बाजरा इसकी भी खेती क्या कर सकते हो, साथ में कर सकते हो। तो ये आपको याद रखना है। चलिए 18 क्वेश्चन पर मूव कर लेते हैं। 18 कहता है राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में लागू किया गया है? एक कार्यक्रम है जिसका नाम है राष्ट्रीय जलागम विकास कार्यक्रम, कितने प्रतिशत से कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्रों में ये लागू है, ये आपको बताना है। तो 18 का आंसर आप बताइए, जल्दी से मार्क कीजिए कि क्या होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 30%। 30% जो इससे कम सिंचाई क्षमता वाले क्षेत्र हैं उनमें ये लागू किया गया। 19 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है? आपसे पूछा है आइसोपाम योजना में क्या सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है, इसमें क्या सम्मिलित नहीं है।
ठीक है, तो यहाँ पर जो आलू है ऑप्शन नंबर डी है, आपको अलग दिख रहा है ऑप्शन, आप ऐसे भी इसको चूज़ कर सकते हैं। और आप ध्यान भी रख सकते हैं कि आलू इसमें नहीं है तो इसमें क्या आता है, दलहन, तिलहन और मक्का, ये आइसोपाम योजना में सम्मिलित होते हैं। चलिए 20 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन कहता है ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है। अच्छा क्वेश्चन है, ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में है ये आपको बताना है। चलिए फटाफट से इसका आंसर दीजिए। 20th क्वेश्चन का आंसर आपको देना है ग्रामीण खाद्य बैंक कितने जिलों में है, तो ये 12 जिलों में है, ये आप ध्यान रखेंगे। ग्रामीण खाद्य बैंक उत्तर प्रदेश के 12 जिलों में खोला गया है। चलिए 21st क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना कब शुरू हुई। योजना के ऊपर भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसके लिहाज से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना, तो ये शुरू की गई आपकी 2012 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना 2012। चलिए 22वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल वाटर पॉलिसी ये कब लागू हुई, ठीक है, कब इम्प्लीमेंट की गई राष्ट्रीय जल नीति, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1987 में। 1987 में राष्ट्रीय जल नीति को लागू किया गया, ये आपको ध्यान रखना है, 1987। ठीक है, चलिए 23rd क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको मैच करना है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको स्मॉल करके। हाँ, आई थिंक अब आपको विजिबल होगा ऑप्शंस भी और क्वेश्चन भी। यहाँ पर इसको मैच करना है, आपके पास कुछ पुरस्कार दिए गए हैं और किस किस को वो दिए गए हैं। तो हम एक काम करते हैं, इसका राइट आंसर देख लेते हैं और फिर हम इसको पढ़ते हैं कि कौन सा सही मैच है। 23rd, तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा आपका। सी में देख लेते हैं, फर्स्ट का बी, यानी कि जो जगजीवन राम और एनजी रंगा पुरस्कार है वो किसानों को दिया जाता है विविधीकृत खेती के लिए। जगजीवन राम एवं एनजी रंगा पुरस्कार किसान को दिया जाता है। दूसरा है चौधरी चरण सिंह पुरस्कार, ये कृषि अनुसंधान और विकास में पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। ठीक है, फिर थर्ड है जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ये दिया जाता है स्नातकोत्तर उत्कृष्ट कृषि संस्थानों के लिए। और जो लास्ट है पंजाब राव देशमुख पुरस्कार, ये दिया जाता है कृषि महिला वैज्ञानिक को। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपसे 4 पॉइंट आपको जो है याद आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 24 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी योजना स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का अंग बन गई है। इनमें से कौन सी योजना पार्ट है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का। 4 ऑप्शन है आपके पास और आपको सही आंसर यहाँ पर बताना है। ठीक है, 24, तो 24 को ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये तीनों योजनाएं स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का हिस्सा हैं, IRDP, ट्राइसम और DWCRA, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए 25th क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका मोदीपुरम में, ऑप्शन ए, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, मोदीपुरम में है। सो गाइज, ये आज का वीडियो था। टॉप 25 क्वेश्चंस हमने फिर से डिस्कस किए हैं। 5th वीडियो था, इससे पहले हम 100 क्वेश्चंस ग्राम विकास के डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि हम ज़्यादा टाइम सिर्फ अपनी स्टडी को ही देते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कराने की कोशिश करते हैं कम टाइम में। आप हमारा कोई भी वीडियो उठा लीजिए, सिर्फ आपको कंटेंट ही मिलेगा, वो भी जो एग्ज़ाम में पूछा जाने के पूरे चांसेस होते हैं। तो अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और तैयारी कर रहे हैं तो आप इसके हमारे साथ बने रहें। आपको डेफिनेटली यहाँ पर एक अच्छी आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ पर हम बिल्कुल जो एग्ज़ाम स्पेसिफिक कंटेंट है उसको पढ़ाते हैं। अपने व्यूज़ आप कमेंट में लिख सकते हैं कि आपको वीडियो कैसा लगा, आप जो भी आपकी फ़ीडबैक है आप उसमें लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दें और अपने जो भी ग्रुप्स हैं फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको देख पाएँ। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।